नमस्ते। चलिए विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो रहस्यों से भरी हुई है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सारा ज्ञान, ये सारी जानकारी भारत के हर घर तक पहुंचती कैसी है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, विज्ञान को आसान शब्दों में ढालने की कहानी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम विज्ञान के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो दिमाग घुमा देंगे। उसके बाद हम भारत में, खासकर हिंदी में, साइंस को आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कहानी को समझेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे मिशन में हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ ऐसे अजूबों के साथ जो हमारी सोच से भी परे हैं और हमें इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच है। मॉडर्न फिजिक्स यही कहती है कि ब्लैक होल के पास इतनी जबरदस्त ग्रेविटी होती है कि वहां जाकर टाइम ही स्लो हो जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, वाकई। जरा सोचिए इस बारे में। हर एक दिन, हर रोज हमारी पृथ्वी पर करीब करीब 86 लाख बार बिजली गिरती है। 86 लाख? ये दिखाता है कि हमारी प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक है। अच्छा, अब कुछ ऐसा जो हमसे, हमारे शरीर से जुड़ा है। क्या कभी सोचा है कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं? ये स्टील से, जी हाँ, स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। मतलब हमारा शरीर भी तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल ही है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। आइंस्टाइन ने हमें ये समझाया कि एनर्जी और मास, यानी ऊर्जा और द्रव्यमान, असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसी एक आइडिया ने यूनिवर्स के न जाने कितने राज हमारे लिए खोल दिए। तो ये सारे फैक्ट्स तो कमाल के हैं ना? पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। ये जो इतना ज़बरदस्त ज्ञान है, ये लैब से निकलकर हम जैसे आम लोगों तक पहुँचता कैसे है? बस यही आज की हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो यहीं से एंट्री होती है विज्ञान संचार की, मतलब वैज्ञानिकों और समाज के बीच जो एक गैप है उसे भरने की कला, और वो भी खास तौर पर भारत के संदर्भ में। तो ये विज्ञान संचार या साइंस कम्युनिकेशन है क्या? सीधी सी बात है, इसका मतलब है मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को इतना आसान बनाना कि हर कोई उसे समझ सके। ये साइंटिस्ट्स और आम लोगों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और भारत जैसे देश के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, इसका मकसद है एक साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना ताकि अंधविश्वास दूर हो। इसका मकसद है हमारी लोकल समस्याओं जैसे पानी की कमी या खेती की मुश्किलों का हल खोजना। और सबसे बड़ी बात, हमारे लाखों युवाओं को साइंस की तरफ खींचना, उन्हें भविष्य का इनोवेटर बनाना। सच कहें तो ये हमारे देश की तरक्की की बुनियाद है। तो इस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया क्या रहा है? वो है हिंदी में छपने वाली साइंस मैगजीन्स। और इनकी कहानी संघर्ष और जुनून दोनों से भरी हुई है। ये टाइमलाइन देखिए, ये हिंदी साइंस जर्नलिज्म के 100 साल से भी ज्यादा लंबे सफर को दिखाती है। 1915 में विज्ञान मैगजीन की एक छोटी सी शुरुआत हुई, फिर 80 के दशक में तो जैसे इसका सुनहरा दौर आया, और फिर हाल के सालों में जो मुश्किलें आईं वो भी इसमें दिखती हैं। मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है ये। और ये ग्राफ तो इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 1980s और फिर 2000s में नई मैगजीन्स की संख्या में कितना बड़ा उछाल आया। शायद उस वक्त साइंस को लेकर एक अलग ही जोश था और सरकार का सपोर्ट भी था। पर यह ग्राफ ये भी बताता है कि इस रफ्तार को बनाए रखना कितना मुश्किल रहा है। तो इस पूरे इतिहास को देखकर सवाल उठता है कि भाई आज क्या हालात हैं? हिंदी में साइंस कम्युनिकेशन के सामने आज कौन कौन सी बड़ी रुकावटें हैं और हमारी संस्थाएं इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या कर रही हैं? देखिए, साइंस को आम भाषा में समझाना अपने आप में एक कला है और इसमें मुश्किलें भी बहुत हैं। जैसे मुश्किल टेक्निकल शब्दों के लिए आसान हिंदी शब्द ढूंढना, फिर पैसों की कमी से जूझना, खासकर जो छोटी मोटी मैगजीन्स हैं, और आज के डिजिटल जमाने में इतने सारे कंटेंट के बीच लोगों का ध्यान खींचना। ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे साइंस कम्युनिकेटर्स को हर रोज निपटना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोशिशें भी लगातार हुई हैं। 1951 में CSIR ने अपना पब्लिकेशन डायरेक्टरेट बनाया।
फिर तो संविधान में भी साइंटिफिक सोच को एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। और अभी हाल ही में CSIR NSPR का बनना ये सब दिखाता है कि देश के लेवल पर साइंस कम्युनिकेशन को हमेशा से ज़रूरी माना गया है। तो ये तो हुई देश के लेवल पर की जाने वाली कोशिशें। अब जरा बात करते हैं हम सब की, हमारी अपनी भूमिका की। बच्चों में साइंस के लिए प्यार जगाने में पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल हो सकते हैं? और ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसकी शुरुआत होती है बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने से। जब वो क्यों और कैसे पूछें तो उन्हें डांटे नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर जवाब खोजें। उन्हें दिखाएं कि साइंस हर जगह है, किचन में खाना बनाते वक्त भी और पार्क में बादल कैसे बनते हैं इसमें भी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, साइंस को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। ये सोचना बंद करें कि साइंस तो बहुत मुश्किल है। ये मिथक तोड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर यशपाल ने क्या खूब बात कही थी कि साइंस को हमेशा मजे के साथ सीखना चाहिए। असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस खोज की पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करना है। जब सीखना मजेदार हो जाता है तो जिज्ञासा तो अपने आप जिंदा रहती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत का जो इतना शानदार साइंटिफिक पास्ट रहा है वो हमारे भविष्य को कैसे एक नई दिशा देता है। आज हम एटम की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से सदियों पहले हमारे यहाँ आचार्य कणाद जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु की बात की थी। ये हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछने और जानने की इच्छा ये हमारी संस्कृति की जड़ों में कितनी गहरी है। और CSIR जैसी आज की संस्थाएं इसी पुरानी विरासत को आगे ले जा रही हैं। ये जो लोगो है, ये भारत की उसी साइंटिफिक जर्नी का प्रतीक है, प्राचीन ज्ञान से लेकर आज की मॉडर्न रिसर्च और कम्युनिकेशन तक। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक साइंटिफिक सोच को आगे बढ़ाना सिर्फ साइंटिस्ट्स या जर्नलिस्ट्स का काम नहीं है। जब हम अपने घरों में, अपनी बातचीत में और अपने आसपास के लोगों में सवाल पूछने और जानने की आदत को बढ़ावा देते हैं, तो हम सब मिलकर भारत के एक बेहतर और साइंटिफिक भविष्य को गढ़ने में मदद करते हैं।